नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात राजस्थान के सियासी हलचल की, जो अशोक गहलोत के एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू के बाद राज्य में शुरू हो गई है। अगले साल इस राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा इस राज्य में आने वाली है, वो यात्रा जिससे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन अशोक गहलोत के शब्दों से कांग्रेस को धक्का लगा है। विधायकों पर क्या असर पड़ा है, हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं पार्टी महासचिव जयराम रमेश का क्या कहना है। आपने जैसे कहा कि कुछ शब्द आपको भी अप्रत्याशित लगे। हाँ, कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो मुझे भी अप्रत्याशित थे और कई लोग को आश्चर्य हुआ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो इस पर मैं समझता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे के कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस नेतृत्व इस पर विचार करेगी। पर एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत जी जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को एक युवा, लोकप्रिय, पढ़े लिखे, ऊर्जावान, नौजवान नेता सचिन पायलट की भी जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नेतृत्व एक हल ढूंढ निकालेगा जो संगठन को प्राथमिकता देकर दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में जब यात्रा राजस्थान ही जानी है तो वहाँ कोई दिक्कत राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा इतनी ही सफल होगी जितना कि महाराष्ट्र में हुआ है, जितना पिछले 3 दिन से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में बार बार विधायकों की बात की थी और हमारे साथ आज एक विधायक हैं, केएल बैरवा, विधायक है राजस्थान के। बैरवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत विधायक बात नहीं कर रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपने गहलोत जी का इंटरव्यू देखा ही होगा, सचिन को बहुत कुछ कहा है उन्होंने। क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आपने उनके बयानों को? देखिए, अशोक गहलोत जी हमारे सबसे सीनियर नेता हैं राजस्थान में और 40 साल की राजनीति में वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जब जब सरकार रही तो मुख्यमंत्री रहे और जब सरकार नहीं तो दिल्ली में महामंत्री रहे। अभी के जो हालात हैं और आला कमान का जो एक निर्णय और एक जो इस तरह के जो 2 पर्यवेक्षक 25 तारीख को आए और उसके बाद में जो कहानी रही बनी, वो सबको सर्वविदित है कि वो किसके द्वारा कराई गई। आला कमान ने फिर 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए नोटिस दिए। वो नोटिस अभी पेंडिंग है और आला कमान राजस्थान में कुछ भी करना चाहता है, कभी भी करना चाहता है। किसी भी मंत्री को हटाने का हो, किसी मुख्यमंत्री को हटाने का हो तो आला कमान स्वतंत्र होता है। लेकिन जिस तरह की ये कल कहना मैंने 25 तारीख का अभी पुराना वाकया हुआ है जो आज तक ये सबके सामने है। इन्होंने जो एक बार बोला था कि मुझे सचिन पायलट की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने माफ़ी मांगी है उस कृत्य की जो 25 सितंबर को हुआ था। इसके बावजूद जब आला कमान अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को जब माफ़ कर देता है और छोटी मोटी कोई बात भी होती है तो इसके बाद में इस तरह से लगातार जो 3 साल से, ये 2 साल से, ये जो हर बार जब भी मौका होता है ये कहते आए, ये ठीक नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस के एक युवा और कर्मठ अच्छे नेता हैं। जो भी बात रही है, आला कमान के माफ़ करने के बाद कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जब इसके बाद में इन्होंने ये कहा कि कैसे हो सकता है, तो ये वर्ड जो इनको अहंकार वाला है वो आला कमान को चैलेंज करने का है। पहले भी जब बातें रही तो आला कमान के साथ धोखाधड़ी नहीं की, गद्दारी नहीं की सचिन पायलट ने। यहाँ जो भी स्थिति रही है, जो जिस तरह की एक अलग बैठक बुलाई गई, ये सीधा आला कमान को चैलेंज करने वाली बात थी। तो अभी जो हालात हैं उसके तहत मेरे ख्याल से उनको समझना चाहिए और आला कमान में फैसला छोड़ना चाहिए। जो भी आला कमान तय करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे। कभी कहते हैं मेरे पास मेरा इस्तीफा सोनिया जी के पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है, वो इस्तीफा पता नहीं जाने कहाँ चला गया। और जब ये 25 तारीख वाली बात हुई तो जिस तरह से ये करवाया गया ये सबके सामने है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इतने सीनियर लीडर को ये बात शोभायमान नहीं देती है। बिल्कुल। अब 25 तारीख के पीछे सर्वविदित है, कौन था, नाम ही बता दीजिए। 25 तारीख के पीछे इसमें नाम बताने की कहाँ आवश्यकता है। जो 3 लोग थे जो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल खास हैं और वो उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो इसके अलावा आप कुछ कहने की क्या जरूरत पड़ती है? कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, सब लोग समझ रहे हैं। अब अशोक गहलोत जी कहते हैं कि सचिन के पास तो 10 विधायक भी नहीं है, सीएम कैसे बन सकते हैं वो?
नहीं, ये विधायक तो जब तय होंगे जब 1 to 1 करके विधायकों से पूछा जाएगा। 25 तारीख को जिस तरह से मंत्रियों को और विधायकों को इस्तेमाल किया गया वो लोग सब समझ गए अब, और ये पता चला कि वास्तविकता में क्या हुआ। ये सब लोगों ने बारी कैसे भी करके कहा कि हम आला कमान के साथ हैं, और जिस दिन 1 to 1 मीटिंग होगी ये बताया जाएगा तो आला कमान के साथ के लिए फैसला किया जाएगा, और आला कमान के जो साथ है वो आला कमान तय करता है क्या करना है नहीं करना है। बैरवा जी, अब ये विचार भी सामने आ रहा है, लोग क्या ऐसी स्थिति है कि राजस्थान में कांग्रेस के 2 फाड़ हो जाएंगे? नहीं, 1% भी 2 फाड़ नहीं होगी, कतई पर कोई दिक्कत नहीं है। लोग सब क्या नाम कांग्रेस के नेता हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, सबको क्या नाम आगे का अपना भविष्य दिख रहा है। राजस्थान को कांग्रेस को राज में लाना है, और सब लोग समझते हैं कि उनका भला और हित कहाँ पे है। इसलिए इस बात को तो 1% भी दिमाग से निकाल दीजिए, कांग्रेस कहीं राजस्थान में टूटने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब चुनावों से पहले कल जब बीजेपी से बात हुई थी, आज ही बीजेपी के जो नेतागण हैं वो यही कह रहे हैं कि इनका आपसी लड़ाई है। पुनिया जी ने कल कहा कि सरकार तो गिर जाएगी चुनावों से पहले। क्या आप लोगों को क्या आंकलन है, आप लोगों का क्या डर है कि सरकार गिर सकती है? वो तो उनका काम है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बाकी उनको सब मालूम है कि सरकार ने तो गिरने वाली है, पूरे 5 साल राज करेंगे और अगली बार राज में आएंगे। ठीक है बैरवा जी, लेकिन क्या सचिन CM बन सकते हैं? वहां पे क्या अब चर्चा है अशोक गहलोत के बयान को देखते हुए? क्यों नहीं लायक है? क्या दिक्कत आ रही है सचिन को CM बनने में? कौन सी कमी है उनमें? वो अच्छे वक्ता हैं, उनकी पूरे हिंदुस्तान में चाहत है। सब लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसा आदमी सामने आना चाहिए। और फिर रही बात ये कि चलो ये बात आपने पूछ ली, मैंने इसलिए कहा, बाकी हमारे तो सब फैसले आला कमान के पास है। आला कमान सब कुछ देखता है, तय करता है कौन सही है कौन गलत है, कास्ट कॉम्बिनेशन से किसको क्या लाना चाहिए, किसको कहाँ बैठाना चाहिए, किसको उतारना चाहिए, ये सब आला कमान करता है। और आला कमान का जो फैसला है वो हमको सबको सम्मान होगा। बिल्कुल, अंत में फिर विधायकों की बात आ जाएगी। कैसे आ पाएंगे विधायक साथ उनके, और कितने होंगे, क्या आप लोग सोच रहे हैं? जब ये 1 to 1 अलग अलग बात की जाएगी तो आला कमान को सब मालूम चल जाएगा कितने लोग किसके साथ हैं। बिल्कुल बैरवा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आला कमान अगर कदम उठाना चाहता है, कब उठाना चाहता है, टाइमिंग बहुत अहम है। एक तरफ गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, बस उपेश में हो गया आला कमान। लेकिन 1 to 1 बातचीत विधायकों से जब होगी तब स्थिति कुछ साफ हो पाएगी। बहरहाल आपको बता दें, इसी मसले पर बीजेपी के राजस्थान के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाएगा जी। थोड़ी हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स जी, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं जी, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है। कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज़्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। जिस भरोसे के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी वो भरोसा टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो गया है। आइए देश की बात में आगे बढ़ते, राजस्थान के बाद अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में CBI ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। मनीष सिसोदिया से आपको याद होगा CBI ने पूछताछ की थी। आइए सुनते क्या कहना है मनीष सिसोदिया का। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे CBI की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। आखिरकार ये समझ में आया आज CBI की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से CBI ने क्लीन चिट दे दी है तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? आज जब CBI से क्लीन चिट मिली है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए देश से।
और इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आज एक खबर आई जिसमें आम आदमी पार्टी को अपने लिए एक बहुत बड़ी राहत दिखाई दे रही है। खबर यह है कि दिल्ली की नई शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ जो है इसमें चार्जशीट की गई है, लेकिन सबसे अहम बात जो इसके अंदर है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर हैं, और सीबीआई की इस एफआईआर के अंदर जो आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, इसमें आरोपी नंबर 1 वो बनाए गए थे। तो मनीष सिसोदिया का नाम इस चार्जशीट के अंदर नहीं आया है। अब इस को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि क्या सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, या सीबीआई अभी तक कड़ियां नहीं जोड़ पाई है मनीष सिसोदिया तक इस पूरे मामले की, या फिर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने से पहले सीबीआई जो है अपना आधार पुख्ता करना चाह रही है, या फिर कोई बड़ा सबूत चाह रही है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा सके, तभी जो है मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़े। क्योंकि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने का मतलब यह है कि अगर उसमें कुछ कमी पेशी हुई तो आगे जो है अगर मामला नहीं टिकता है आसानी से, तो फिर जो है न सिर्फ जांच एजेंसी बल्कि बीजेपी और पूरी केंद्र सरकार पर जो है इस पे सवाल उठेंगे। तो क्या ऐसा है, या फिर इस मामले में टेक्निकल बात यह भी होती है कि 60 दिन के भीतर जो है जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, और अगर वो 60 दिन के भीतर दाखिल नहीं करते हैं चार्जशीट, तो जो आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं वो बाय डिफॉल्ट बेल लेने के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस नजर से भी इसको जो है देखा जा सकता है। जो 7 आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है, उनमें जो है एक नाम विजय नायर का भी है। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, तो चार्जशीट में उनका नाम डाला गया है। एक अभिषेक बोइनपल्ली हैं, और 2 जो हैं अधिकारी भी हैं जो उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात रहे थे। तो 10,000 पन्नों की ये चार्जशीट है। अब आगे जो है सीबीआई का कहना है जांच चल रही है। 30 नवंबर को इस मामले पर जो राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट है वो संज्ञान लेगी, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव के बीच में ऐसी खबर आना जो है इसको आम आदमी पार्टी अपनी जीत के तौर पर तो बताएगी ही, लेकिन इसके इधर और उधर के जो पहलू हैं वो सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको आगे बताएंगे, अमिताभ बच्चन को क्यों जाना पड़ा कोर्ट। तो हम भारत जोड़ो यात्रा का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हुई है मध्य प्रदेश। ओलंपिक मेडलिस्ट और जाने माने बॉक्सर विजेंद्र सिंह आज राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले, शरीक हुए। दोनों साथ साथ काफी दूर तक चलते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने विजेंद्र सिंह के साथ पिक्चर्स ली हैं और वो ट्वीट भी की गई हैं। उधर राहुल गांधी की यात्रा में एक छोटा भारत चल रहा है जिसमें हर तरह के और हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं। एक है ग्वालियर के रजत पराशर, पेशे से वो सिविल इंजीनियर हैं और जानवरों के हकों को लेकर भी बहुत जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो एनिमल राइट्स को सुनिश्चित करें। और रजत अकेले नहीं है, उनके साथ हैं उनकी बाइक पर सवार उनका 10 महीने का जर्मन शेपर्ड मावल। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। मेरे पीछे भारत जोड़ो यात्रा के यात्री आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन साथ में कुछ और सहयात्री भी हैं जो बाइक पर जा रहे हैं, लेकिन एक मकसद के साथ। रजत ग्वालियर से आ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर चुके हैं और इनके साथ बहुत ही प्यारी मार्वल भी बैठी हुई हैं, चश्मा वश्मा पहन करके, और लंबी दूरी तय कर रहे हैं। रजत, आप क्यों चल रहे हैं बाइक पर? मार्वल के साथ आपके साथी भी हैं। मैं एक्चुअली कश्मीर से कन्याकुमारी पहले ट्रैवल कर चुका था, तो ऑन द वे जब मैंने देखा कि काफ़ी सारी मतलब जानवरों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं हमको रास्ते में,
तो मैंने उसका एक बेसिक रीज़न सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब काफ़ी सारी एक अपन सोचते तो एक्सीडेंट हो रहा है, बट वो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो जैसा मैंने सोचा था कि उसका रीज़न ये है कि लोग रास्ते में खाना फेंक देते हैं, उसके पीछे एक मतलब ये एक बेसिक सा रीज़न है, और उनको जब खाना नहीं मिलता है तो वो आ जाता है। आप मूलतः पशुओं के अधिकार के लिए काम करो और इसी सिलसिले में राहुल गांधी जी से जी 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 बिल्कुल, मैं इसी वजह से मतलब मैं ग्वालियर से पूरा ही मतलब जब वो मैंने सोचा था कि जब मध्य प्रदेश में जब वो एंटर करेंगे तब मैं उनको पूरा फॉलो करूंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। तो मार्वल को साथ लाने का मकसद ये थक नहीं जाएंगी? नहीं 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 महीने की अभी छोटी सी नहीं, वो पहले उसको मैंने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ है, एंड उसको जब मैं पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी, उसके लिए ये तो बहुत छोटी राइड है, मतलब हम लोग पूरा मतलब ये 3500 नहीं, वो हम लोग 10,000 किलोमीटर्स कर चुके हैं। जब वो आपके जो साथी हैं पीछे बैठे हुए हैं, आपको तकलीफ नहीं होती साथ में बाइक पर तीन लोग? नहीं इवन तकलीफ नहीं है, अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट है। ट्रैवल कर रहे हैं तीनों साथ में। ये सारा टेंट वेंट इनका खाने का सामान सब कुछ इसमें ही है, यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ, गैस तो छोटा। आप लोग रुकते हैं गैस चूल्हे में खाना बनाते हैं, टेंट लगाते हैं। अब हर कोई होटल वाला हम लोगों को अलाउ नहीं करेगा ना कि हम लोग कहाँ रुक सकते हैं। वो डॉग्स के लिए हम लोग यही इस चीज़ पे ही बात करना चाहते हैं उनसे कि आप एनिमल्स के लिए क्या सोचते हैं कि आप हम, क्योंकि एक चीज़ मैं बताता हूँ, एनिमल लवर्स बाइज्ड नहीं होते कि किसी भी चीज़ को लेके उन्हें, हम भी जानना चाहते हैं कि अगर आप एनिमल के लिए वेलफेयर के लिए क्या करेंगे आगे इन फ्यूचर, आप इनकी जो मतलब इनकी युवा पॉपुलेशन वोटर हैं, कैसे करेंगे। आप युवा वोटर हैं और आप चाहते हैं कि राहुल जी इसके बारे में अपनी जो राय रखते हैं वो बताएं आपको। ऑफ कोर्स, जब वो बताएंगे तभी तो हमारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी है उनको पता पड़ेगा कि हाँ राहुल जी एक युवा सोच के साथ सोच रहे हैं। मुलाकात संभव हो पाई? नहीं, अभी तो नहीं हो पाई है। एसपी जी ने काफ़ी हम लोगों को परेशान भी किया, बट हम ट्राई कर रहे हैं। देखो हम कहाँ तक करेंगे? कश्मीर हाथ जोड़ के ट्राई करते हैं, और एनिमल्स के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कश्मीर हर चीज़ करता हूँ। अगर यहाँ तक नहीं मिले तो कश्मीर तक कोशिश करेंगे मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इनके एक जिद है और उम्मीद करते हैं कि अगर ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुन रहे हैं तो तीनों की टीम और खास करके मार्वल थक तो नहीं गई हैं तो इनको मुलाकात राहुल गांधी से करा दी जाए और ये अपने मुद्दे उन तक रख पाएं। खरगोन से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो मार्वल भी स्टार बन गए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की बात में। बात करते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई। बिना इजाजत अमिताभ बच्चन का नाम, उनकी आवाज और फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन के सिविल सूट पर दिल्ली हाई कोर्ट का आज अंतरिम आदेश आया। टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत तमाम विभागों को ऐसी चीजें हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। दिल्ली हाई कोर्ट से महानायक अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ी राहत मिली है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे कहा है कि अमिताभ बच्चन की आवाज़, उनकी तस्वीर या किसी भी तरीके से उनके नाम से बिना उनकी अनुमति से कोई उपयोग नहीं कर सकता, व्यावसायिक इस्तेमाल उसका नहीं हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी की है और केंद्रीय मंत्रालय से और अन्य विभागों से कहा है कि जो भी इस तरह की जहां पर भी कोई सामग्री है उस सामग्री को फौरन हटा दिया जाए। दरअसल मामला ये हुआ है कि अमिताभ बच्चन ने एक सिविल सूट दाखिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में और एक फ्रॉड लॉटरी के बारे में बताया था कि किस तरीके से केबीसी कौन बनेगा करोड़पति लॉटरी के नाम से एक फ्रॉड हो रहा है और उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़, उनके वीडियो कॉल में उनकी फ़ोटो और उनकी सामग्री को इस्तेमाल किया गया है और लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि एक फ्रॉड है, घोटाला है। इस तरह की कोई लॉटरी नहीं है और इससे जो अमिताभ बच्चन है उनको वो बदनाम हो रहे हैं और बिना उनकी अनुमति के इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और उनके नाम से पैसे भी लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई थी और मांग की गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट आदेश दे कि ऐसी कोई भी सामग्री का इस्तेमाल ना हो, उनके जो व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो है, उनको को बचाया जाए, सुरक्षा दी जाए और सेलिब्रिटी स्टेटस जो है उनका वो मेंटेन रहे। तो इसको लेकर एक सुनवाई हुई जिसमें हरीश साल्वे ने तमाम बातें रखी और कहा कि किस तरीके से अक्टूबर के अंत में ये बात पता चली थी कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ उनके कॉलिंग में, जब कॉलिंग करते हैं तो उनकी फ़ोटो भी आती है और उनके नाम से इस तरह के लॉटरी घोटाला चल रहा है। तो इसके बाद शिकायतें की गई और अब दिल्ली हाई कोर्ट से ये मांग की गई कि इस पर रोक लगाई जाए और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने सीधे तौर पर आदेश दिया और कहा कि पहली नज़र में ये मामला बनता है कि अमिताभ बच्चन जो है उनके जो पर्सनैलिटी जो स्टेटस है, उनका सेलिब्रिटी जो स्टेटस है, उसकी रक्षा की जाए और गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बिना उनकी अनुमति के
कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अमिताभ बच्चन का नाम, उनकी फोटो, उनकी आवाज़ किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ये उनको बदनाम करने का एक तरीका है, ये भी कहा गया और ये आदेश जारी किया गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको ले चलेंगे कर्नाटक। किस तरह से चुनावों के लिए कर्नाटक कांग्रेस इकट्ठा कर रही है चंदा, बताएंगे। तो बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में खर्च के लिए कांग्रेस ने टिकट के लिए आस लगाए हर एक उम्मीदवार से 2 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया है। 224 सीटों के लिए 1250 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नामांकन भरा है। एक रिपोर्ट। 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट देकर एमएलए का टिकट पाने का उत्साह ऐसा कि प्रदेश कांग्रेस के खजाने में देखते ही देखते 25 करोड़ रुपए जमा हो गए। टिकट की आस यूसुफ शरीफ को भी है, जो कि केजीएफ बाबू के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। ये रकम केजीएफ बाबू ने कबाड़ और रियल एस्टेट से कमाई है। मैंने 5000 रुपया फॉर्म कलेक्ट करने के लिए दिया है। 2 लाख का डीडी जो सबमिशन किया है, फॉर्म फिलअप करके सबमिशन किया है। ये काम देख के जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको देंगे तो कांग्रेस पावर में कर्नाटक में आएगी। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1250 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सामान्य कैटेगरी के टिकट के आकांक्षियों से 5000 रुपए फॉर्म के और 2 लाख रुपए चंदा लिया जा रहा है, जबकि SC, ST और OBC के लिए ये राशि 1 लाख रुपए तय की गई है। इसमें नया क्या है? पहले भी पार्टी को चंदा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पहले इस बात की चर्चा नहीं होती थी, अब इसकी चर्चा है। बस इतनी सी बात है। कर्नाटक की 225 विधानसभा सीटों में से 224 पर ही चुनाव होते हैं। एक एंग्लो इंडियन की नॉमिनेटेड सीट है। कर्नाटक में कांग्रेस अब बीट मूड में है। उसे लगता है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का सीधा फायदा होगा। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के साथ साथ कांग्रेस खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल कुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया। इस पर जानिए। और बात करते हैं श्रद्धा वॉल्कर मामले की। इस मामले में आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। तबीयत बिगड़ने के कारण कल ये टेस्ट अधूरा रह गया था। पुलिस आफताब को वहां से लेकर अब निकल गई है। आपको बता दें, एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने क्या कहा है, सुनाते हैं पहले आपको। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है आफताब का चल रहा है, पहले तो स्टेटस बता दीजिए उसका। अभी आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 2 घंटे पहले से चल रहा है। जी सर, कितने दिन, ये तीसरा दिन है, तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है, क्या कुछ उसका बिहेवियर है? क्वेश्चनिंग की जा रही है उससे। और वो कंटिन्यू है अभी भी पॉलीग्राफ टेस्ट। कोऑपरेट कर रहा है सर, सवाल का जवाब दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। क्वेश्चनिंग जारी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है? हाँ जी, हो रही है। तीनों दिन हुई है? हो रही है तीनों दिन। आगे क्या फिर लेकर आने की कुछ उम्मीद है सर? आज खत्म होगा या फिर एक बार? देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। तबीयत अभी ठीक है, सब चल रहा है।
इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो चल रहा है। व्यवहार सामान्य है सर व्यवहार को लेकर व्यवहार ठीक होता है तभी ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। हाँ ये हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है। कैसे सातिर है या कैसे हिसाब से बात इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सर कोई और इन्फो जो आप अपने आप शेयर करना चाहें? बस यही है कि अगर ये आज भी नहीं होगा तो हमारी लैब सैटरडे और संडे खुली रहेगी और आगे भी करेगी इसका। तो सर क्या फिर अगर मान लीजिए आज जो है कंप्लीट हो जाता है नार्को, तो क्या मंडे को वो पॉलीग्राफ अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो क्या मंडे को नार्को कंडक्ट होगा? इस बारे में अभी सूचित कर दिया जाएगा आपको। ठीक। आज का अभी तक का जो पैटर्न है सर पॉजिटिव है सर, अभी तक का पैटर्न जो पॉजिटिव है चल रहा है। नहीं प्रोसेस चल रहा है और वो सारी चीजें गोइंग ऑन है, तो इस बारे में बताना तबीयत ठीक है सर उसकी? जो तबीयत की बात थी अभी सब ठीक चल रहा है। सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहा है या कुछ डॉस भी कर रहा है? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बता दी जाएगी। अभी कब तक उम्मीद है और कितना समय चलेगा सर ये बता दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा सर? ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो क्वेश्चनिंग ज्यादा रहती है, तो अब कब तक वो देते रहेंगे जब तक हमारे जो एक्सपर्ट है, जो पूरी एक स्पेशल टीम इस पे काम कर रही है। 3 दिन जो है सवाल हुए हैं पॉलीग्राफ के। हाँ सारी चीजें। तो संजीव गुप्ता थे सहायक निदेशक फॉरेंसिक लैब के। उनका यही कहना है कि इस मामले में आज की पूरी हो गई और जरूरत पड़े तो आगे भी रहेगी। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, तो ये माना जाए कि आज की जो पूछताछ है वो पूरी हो गई है, वहां से और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर जो अधिकारी हैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। देखिए जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो लगभग पूरा हो गया है और आज जो आरोपी है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और जो जानकारी मिली है सूत्रों से कि जो भी सवाल उससे पूछे गए उसका जवाब उसने सही दिशा में दिया है, पॉजिटिव जवाब दिए हैं और पुलिस को शायद उसके जवाबों से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो अभी जो पॉलीग्राफ टेस्ट के टोटल 4 स्टेज थे, जिसमें एक परसों हुआ था, 2 कल हुए थे। हालांकि कल जो आरोपी था उसको बुखार आ गया था तो उसके सेशन पूरे नहीं हो पाए थे, तो आज ये सेशन लगभग पूरे हो गए हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि कल उसको बुलाया जाएगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो उसको बुलाया जाएगा, अदरवाइज पॉलीग्राफ टेस्ट लगभग पूरा हो गया है, जो हमारी कुछ देर पहले बात हुई एक्सपर्ट से। अब इसके बाद नार्को टेस्ट होगा। हालांकि जो आरोपी है कल उसको कोर्ट में पेश करना है क्योंकि 4 दिन की रिमांड खत्म हो रही है, तो कल शनिवार को उसको साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पुलिस के पास जो रिमांड की अवधि थी वो थी 14 डेज, तो 14 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो पुलिस अब रिमांड तो नहीं ले पाएगी आरोपी का। लेकिन अब जब नार्को टेस्ट के लिए लाएगी आरोपी को तो चूंकि कल उसको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा तो पुलिस उसको जेल से लाएगी और फिर नार्को टेस्ट कराएगी। तो श्रद्धा केस में आरोपी की 14 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस रिमांड जो होती है वो मैक्सिमम होती है और उसमें ये पूरी खत्म हो गई है। तो अब ऐसा लगता है कि पुलिस उसको जेल से लाकर उसका नार्को टेस्ट कराएगी, क्योंकि नार्को टेस्ट के पहले का प्रोसीजर था ये पॉलीग्राफ टेस्ट और वो पूरा हो गया है। तो अब नार्को टेस्ट अगला प्रोसीजर है। वहीं इस मामले में पुलिस को 5 चाकू मिले हैं आरोपी के घर से, जिनको डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो श्रद्धा और आफ्ताब के 2 दोस्त हैं उनके बयान सीआरपीसी 164 में पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं। एक दोनों का कॉमन फ्रेंड है बेंगलोर में, उससे भी पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कुछ बाल मिले हैं घर से जो किसी महिला के हैं, ये भी डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है सभी साइंटिफिक सबूतों को इकट्ठा कर रही है, जो भी सबूत इसमें मिल सकते हैं। और अब आगे की जांच जो है वो फॉरेंसिक जांच पर पूरी टिकी है। जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी, सभी सैंपल्स की और बाकी चीजों की रिपोर्ट आएगी, तब ये केस मजबूत हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मुकेश। तो पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरा हो गया है, ये जानकारी सामने आई है। और आपको बता दें कि श्रद्धा हत्याकांड में वसई जांच करने आई दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कॉलेज के दोस्त रजत शुक्ला का बयान लिया है। रजत शुक्ला का बयान लगभग 1 घंटे माणिकपुर क्राइम ब्रांच में दर्ज किया गया है। रजत ने कहा है कि मैंने श्रद्धा के बारे में सारी जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी है और दूसरे लोगों से भी अपील की है कि जो भी इस केस के बारे में कुछ जानते हो वो मदद करें। जो मायने रखती है इस केस के लिए, वो सभी पहलुओं को जानना मेरे ख्याल से पुलिस की जिम्मेदारी है। उतनी ही मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन में काम आ पाऊँ, तो वो बताना मेरा ज़रूरी था। तो श्रद्धा से कब मेरी मुलाकात हुई, श्रद्धा कब मेरे साथ थी, कब हमारी बातें होती थी, किस तरह बातें होती थी, और आफ्ताब से मेरा कब मिलना हुआ, अगर हुआ तो,
और उसके बारे में क्या जाना मैंने, कब जाना। तो यही सारी बेसिक चीज़ें जो मेरे ख्याल से लीड कहीं ना कहीं शायद ढूंढने के लिए मदद करती है। तो जैसे सवाल थे उनके और मैं जिस तरह जवाब दे पाया मैंने दिया। मैं इस समय श्रद्धा वालकर का जो घर है, बिल्डिंग है, उसके पिता जहाँ रहते हैं, संस्कृति अपार्टमेंट, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहीं से शुरुआत हुई थी। लिहाजा वसई पुलिस की एक टीम पिछले 8 दिनों से यहाँ वसई में डेरा डाले हुए है। अब तक श्रद्धा के दोस्तों, श्रद्धा की जब आफ्ताब ने पिटाई की थी उसमें उसकी मदद के लिए आगे आने वाले दोस्तों के दोस्त और जो अस्पताल में ले गए थे ऐसे में जिन्होंने इलाज किया था, ऐसे डॉक्टरों, लगभग 20 लोगों का बयान अब तक हो चुका है। आज एक बयान दर्ज किया गया रजत शुक्ला नाम के युवक का, जो कि श्रद्धा के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर चुका है। कोशिश ये है इन सब बयानों के जरिए दिल्ली पुलिस की कि आफ्ताब का जो चरित्र है, आफ्ताब का जो इसके पहले जो उसने किया है वो सामने लाकर उसके खिलाफ जो आरोप लगा है उस बिल्कुल। तो आइए सीधे अब आपको मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लिए चल रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी नर्मदा आरती में पहुंचे हुए हैं और उसी समय की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। नर्मदा के तट पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हुई है। तो आइए आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। मान